Good morning, student. Beta today we will start organization of data. डेटा क्या होता है, हमने पहले सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड से अच्छे से क्लियर कर लिया था। जो भी इंफॉर्मेशन हम गेट कर रहे हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन, जिसकी भी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर, दिस इज कॉल्ड डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड की हेल्प से। अब हमने क्या करना है, उसे ऑर्गेनाइजेशन करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि किस तरह से रिप्रेजेंट करें। So, organization of data refer the arrangement of figures in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be पॉसिबल। मतलब इस तरह से इन डेटा की, इन फिगर्स की अरेंजमेंट करना इस फॉर्म में कि हमारे लिए कंपैरिजन इजी हो जाए उसके सिमिलर डेटा से। ठीक है, जैसे अगर आप हाइट की बात करें तो सबकी हाइट फाइंड आउट कर लेना, देन एक वन पर्सन की हाइट हो गई, फिर सेकंड पर्सन हाइट, देन क्या होगा, दोनों का कंपैरिजन जो है वो इजी हो जाएगा। या फिर पॉपुलेशन की बात करें तो 2018 में कितना है पॉपुलेशन, देन सेम चीज़ हम 2019 में करेंगे। अगर हम सिमिलर लिखेंगे देन उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि उन्हें कंपेयर करना ईजी हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। या हमें उस पर कुछ कैलकुलेशन करनी है, जैसे हमने एवरेज निकालना है स्टैट में, तो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना है सपोज, तो सब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर का अगर हमें प्रॉफिट पता होगा एक सीक्वेंस में, मीन्स 17, 18, 19 में इतना प्रॉफिट है, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह से कुछ भी हमने एनालाइज करना है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, द एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूट दिस इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, हम उन्हें अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये डिवाइडेशन जो कर रहे हैं हम, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू स्टैटिकल सीरीज। रॉ मटेरियल था, तुम्हारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, उसे आपने कलेक्ट करके एक स्टैटिकल मैनर में कन्वर्ट करना है, मीन्स मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने के लिए एक ड्रॉ आउट करना है। इस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा क्लासिफिकेशन? ओके, सो थोड़ा डीपली और देखते हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन। देयर आर 200 फैमिलीज इन योर locality. Okay, so you have to collect it regarding income, expenditure, education, religion, size, family overall. तो डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, देन तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमें यूज़ करना है कि हाउ मैनी फैमिलीज एजुकेटेड एंड हाउ मैनी आर अनएजुकेटेड। सो मैनी फैमिली अर्न्स इनकम एक्सीडेड 20,000, एक हमने लगा दिया ना रिस्ट्रिक्शन सा कि अगर 20,000 तक से ज़्यादा कर रहे हैं तो वो जो है फैमिलीज अलग कर दो, जिनकी 5,000 से कम सैलरी है उनको अलग कर दो, तो पता लग जाएगा इनकम वाइज सैलरीज जो है वो फैमिलीज को इनकम वाइज हम डिवाइड कर देंगे। ऑन द अदर वर्ड, in order to make raw data meaningful, ओके, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर से उस डेटा को हम मीनिंगफुल बना सकते हैं, एजुकेटेड एंड रिच फैमिलीज, पुअर फैमिलीज, इस तरह से डिवाइड करके। ओके, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिसेंबल। ओके, अब इनके ग्रुप्स डिवाइडेशन को ही हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि सिंपल हो जाए, इजीली जो जो चीज़ें चाहिए हमें वो यूटिलाइज कर सके, डिस्टिंक्टनेस आए, डिफरेंट डाटा इज मॉडल्स मीन्स अलग अलग हो डिफरेंट, ताकि ऑब्वियसली जो है उनका डिफरेंस कंपैरिजन इजी हो जाएगी, मीन्स हम डिफरेंस निकाल पाए, कंपैरिजन कर पाए। साइंटिफिक अरेंजमेंट, साइंटिफिक अरेंजमेंट क्या होता है कि रिलायबल ज़्यादा हो जाता है अगर हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे सीक्वेंस में, सो इट इज़ रिलायबल, अट्रैक्ट एंड इफेक्टिव। सो अगर आपने गुड क्लासिफिकेशन करना है तो वो कंप्रहेंसिव होना चाहिए, बहुत अच्छे से हमने क्लास में पढ़ा था ये। क्लैरिटी होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सुटेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कंप्रहेंसिव क्यों कहा इन्होंने, बिकॉज
कोई भी आइटम मिस ना हो, सब कुछ हो उसके अंदर, क्लियर हो एक एक चीज़, सेम चीज़ होगी तभी कंपैरिजन करूँगी। सुटेबिलिटी मीन्स जो चीज़ जैसे स्टूडेंट का इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है क्लास में, अगर हम स्कूल की बात करें, बट अगर हम स्टूडेंट के वेट की बात करें तो कोई, या मैरिटल स्टेटस की बात करें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्टूडेंट का। सो सुटेबिलिटी होनी चाहिए जो आप डेटा कलेक्ट करते हो, स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन बने। देन हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने फर्स्ट को जोग्राफिकली क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखो जोग्राफिकली हमने पढ़ लिया है, जब हम एरिया वाइज कैलकुलेशन डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एरिया वाइज, जैसे पंजाब का पॉपुलेशन इतना है, हरियाणा का इतना है, या यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स का एग्जांपल लिया हुआ है, पंजाब में इतनी फर्म्स है, हरियाणा में इतनी एंड जो है यूपी में इतनी। तो इस ग्राफ के थ्रू ही आपको क्लियर हो रहा है कि हाईएस्ट पंजाब में और लोएस्ट जो है हरियाणा में। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना कि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए और सिंपल वे में। क्रोनोलॉजिकल मीन्स टाइम में, जैसे 2017 में इतना था, 18 में इतना हो गया। क्वालिटेटिव में सिंपल और मैनीफोल्ड। सिंपल, अगर हम सिंपल की बात करें तो हम सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे किसी क्वालिटी को, हेल्थी है या अनहेल्थी है, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड। मैनीफोल्ड्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा क्वालिटी को माइंड में रखते हैं। जैसे अगर हम वर्कर की बात करें, स्किल्ड है एंड अनस्किल्ड, फिर इनको दोबारा स्किल्ड में कौन लिटरेट है कौन इलिटरेट, देन लिटरेट में कौन रूरल है कौन अर्बन है, इस तरह से डिवाइडेशन किया हुआ है। सेम एज अनस्किल्ड में भी, दिस इज कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। देन हमारा जो लास्ट क्लासिफिकेशन है क्वांटिटी, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ईच क्लास इज अ सेट ऑफ डेटा रेफर द फिनोमेना लाइक वेजेस, प्रॉफिट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इज एक्सप्रेस इन इंडियन रुपीज़। सपोज जैसे अगर किसी कंपनी को 0 से 1 लाख तक प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर जो ये टेबल दिया हुआ है, यहाँ है एनुअल प्रॉफिट ऑफ स्मॉल स्केल फर्म्स इन द स्टेट यूपी। यूपी में काफ़ी सारी फर्म्स हैं स्मॉल स्केल्स, तो हम उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी फर्म्स कितना प्रॉफिट अर्न करनी है, कौन सी है ना, किस तरह से। अगर हम बात करें 1 लाख से नीचे नीचे अगर प्रॉफिट की बात करें तो सिर्फ 5 फर्म्स ऐसी हैं। 1 लाख से 2 लाख की बात करें तो 150 फर्म्स हैं। 2 लाख से 5 लाख 3 लाख की बात करें तो 1500 फर्म्स ऐसी हैं जो इतना प्रॉफिट अर्न करनी है। इस तरह से हम करते रहेंगे, बट एक एंड होता है ना, कितनी बार लिखोगे आपने, लास्ट में कर दिया कि अबव 5 लाख से जितनी भी ज़्यादा प्रॉफिट किसी फर्म को अर्न हो रहा है वो 200 फर्म्स है। इस तरह से हमने ऑर्गेनाइज किया है। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। Okay, so when a phenomena assume different values is called variable. Instead, according to quantitative classification is also called the classification of variables. इसे हम वेरिएबल की क्लासिफिकेशन, वेरिएबल्स होता क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फिनोमिना का जो कैपेबल है किसी भी चेंज को मेयर करने के लिए। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स। अगर आपने डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा उसकी जो क्वालिटी है, हेल्थी है या जो भी वेट है ना, समथिंग, वो सब वेरिएबल है जिसकी हेल्प से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की। सपोज वेट ऑफ स्टूडेंट है क्लास 9 का, तो हम इसे 2 सीरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से देखना बेटा, डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या था कि सिंपल नंबर स्टूडेंट्स होने चाहिए, जैसे 1 2 3 10 11 15। ओके, कॉन्टीन्यूस में हम एक सेट बना लेते हैं, जैसे 10 to 15, 15 to 20। वेरिएबल एज्यूम द रेंज ऑफ इंक्रीज नॉट इन जंप, इसमें जंप नहीं हो रहा है, यहाँ पर जंप हो रहा है। देखो 1 2 3 10 11 15 इस टाइप से। रॉ डेटा जो आपने कलेक्ट किया है, देखो हम एक क्वेश्चन के देखते हैं, हमने ये सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है अब, बट ये ऑर्गेनाइज नहीं है। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे और स्टैटिकल सीरीज़ में, तो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ आ जाती है। इंडिविजुअल सीरीज़ एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया। अब बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। देखो ये सारा डाटा, इसे हमने सिंपल रोल नंबर दे दिए और डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं,
अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसे अरेंज कर सकते हैं। आपने ये करना है, फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू 10 स्टूडेंट, ये दिया हुआ। इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर आ जाएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी सीरीज़, फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में क्या है कि जो दो तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ करता है, कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है। जैसे आपके 10 मार्क्स 4 टाइम आए हैं, अगर हम क्लास की बात करें तो उसमें इस 10 to 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बार बार 4 मार्क्स आ रहे, तो एक सेट बना लिया। रिपीटेशन और ये बार बार लिखोगे ना, 10th रोल नंबर बच्चे के भी 4 हैं, है ना, या 11 रोल नंबर बच्चे के भी 4 है, तो हमने एक सेट बना के सीधा बता दिया कि इनका जो है 4 टाइम्स ये जो है 4 विल बी कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। ये क्लास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा जब हम कॉन्टीन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे कि 10 से 15 नंबर्स जो है वो 4 टाइम्स आ रहे हैं। टेलीमार, टेलीबार्स क्या होते हैं, देखो इसे हम 4 एंड क्रॉस मेथड भी कहते हैं। अब देखो टेलीबार लगाते कैसे हैं। अब सपोज कोई क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, उसमें यहाँ ये इन्होंने दूसरी तरह से बनाया हुआ है, 4 स्टूडेंट ऑब्टेन 10 मार्क्स, तो 4 स्टूडेंट ऑब्टेन 10 मार्क्स। 10 मार्क्स जो है वो 4 बच्चों के हैं, उनके नेम दिए हुए थे हमें, तो हमने 1 2 3 4 मार्क्स कर दिया, तो इस 4 तरह हो गया। 5 स्टूडेंट ऑब्टेन 15 मार्क्स, 15 मार्क्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के, तो 5th टाइम पे ना हम इसे क्रॉस कर लेते हैं, इसीलिए इसे 4 एंड क्रॉस मेथड भी कहते हैं। 5 20 स्टूडेंट ऐसे हैं, 20 मार्क्स कितने बच्चों के, 8 स्टूडेंट के, तो उनके नेम हो गए समथिंग 1 1 2 3 4 10। इस तरह से हम ये जो है फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ओके, एक और मेथड भी है बेटा, ये भी देख लेते हैं लास्ट। जैसे हमने ये आपको एक एग्जांपल दे दिया, इसको आपने टेली मार्क लगाने, तो आप कैसे करोगे। 11 कितनी बार है, आपने लिखा मार्क्स 11 11 1 2 3 टाइम आ रहा है, 1 2 3, आपने टैली लगा के 3 लिख दिया। देन 12 देखा, 12 दोबारा रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेम 14 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स होगा, ये रहा। ठीक है, इस तरह से टैली मार्क लगा के हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। जी जो टोटल होगा ये इनका टोटल भी सेम होगा। ओके, इतना प्रैक्टिस करो। बाय बाय एवरीवन।